बजट आने के बाद मार्केट में बहुत सारा वॉलेटिलिटी आया। एक दिन में मार्केट 2.5% से नीचे चला गया। बहुत से सेंटीमेंट चेंज हुए और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत तरीके से रिएक्ट भी किए। लेकिन बजट की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें अच्छे से समझ में नहीं आई, जिसके चलते हमने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें बहुत डिटेल में बात करते हैं टैक्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में कि टैक्स के रिलेटेड अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ओल्ड रिजीम क्या है, न्यू रिजीम क्या है और मुझे कौन से रिजीम में अपना टैक्स फाइलिंग करना चाहिए। दोस्तों, जब बजट की बात हुई तो बजट में दो तरह के टैक्स की बात की गई, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले हमें यही समझ में नहीं आया कि पुराने में फ़र्क क्या था और नए में क्या चेंजेस हुए। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं, ओल्ड टैक्स रिजीम जो होता था वहाँ पे हम डिडक्शन लेते थे। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे टैक्स में जिनमें आप डिडक्शन ले सकते थे। मान लो कि अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है कि मेरी सैलरी जो कि 100 थी उसमें से 10 रुपीज़ का डिडक्शन निकल जाएगा, जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ओनली 90 रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू टैक्स रिजीम की तो उसमें क्लियरली बोला गया कि जो डिडक्शन लेने के तरीके थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जिसके चलते मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत प्रोफेशनल्स के पास जाके टैक्स फाइलिंग करना पड़ता था। जिसको लेके गवर्नमेंट ने बोला कि हम नया टैक्स रिजीम लेके आएंगे जिसमें हम टैक्स को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे और जिसमें लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होगा, जो वहाँ पे आप डिडक्शन लेते थे वो नए टैक्स रिजीम में आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक और डिफरेंस है पुराने और नए में कि पुराने में जो टैक्स रेट थे वो थोड़े से ज़्यादा थे, अब जो टैक्स रेट है वो कम कर दिए गए हैं। लेकिन डिडक्शन जो पहले आपको मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा। अब आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अब आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से स्लैब पे पहले टैक्स रेट कितना था और अभी उसको कम करके कितना कर दिया गया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इनकम को अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया है कि टैक्स रेट पहले कितना था और अभी चेंज करके कितना कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अप टू 5 लाख तक की, अभी तक आपको 2.5 लाख के ऊपर 5% तक का टैक्स पे करना पड़ता था, जो अभी कम करके 0% कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 5 to 7 लाख तक की इनकम की तो पहले आपको 20% तक का टैक्स पे करना पड़ता था, जो अभी कम होके 10% हो गया है। ऐसे चलते आप आगे तक देख सकते हैं कि 12.5 लाख टू 15 लाख में 30% से कम होकर 25% हुआ है। लेकिन अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो पहले भी आपको 30% तक का टैक्स पे करना पड़ता था और अभी भी आपको 30% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि एज अ टैक्स पेयर मेरे लिए कौन सा रिजीम सही है? क्या मुझे डिडक्शन लेके पहले वाले टैक्स रिजीम से अपना टैक्स पे करना चाहिए या नए वाले से टैक्स पे करना चाहिए? तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका आंसर एक वर्ड में नहीं दिया जा सकता कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है और उस पर आप बहुत तरीके के डिडक्शन लेते हो, जिसमें हो सकता है कि पुराने टैक्स रिजीम से आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो और आपको कम टैक्स देना पड़े। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप डिडक्शन बिल्कुल नहीं लेते थे, तो अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स फाइल करना भी बहुत सिंपल है और यहाँ पे टैक्स रेट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि आपके केस के लिए कौन से तरीके से टैक्स फाइल करना सही होगा। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करूं कि सबसे ज़्यादा फायदा किन के लिए है, तो सबसे बड़ा फायदा है जिनकी इनकम 5 लाख तक की है। क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो पहले आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड अनाउंसमेंट की, जो एज ए इन्वेस्टर आपको, मेरे को और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, और वो था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा रही है जो कि कंपनीज को पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एज ए इन्वेस्टर ये हमें कैसे इंपैक्ट करता है। अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि एक कंपनी है जिसकी अर्निंग है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ की अर्निंग पे अगर कंपनी को लगा कि उसको 50 रुपीज़ एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने शेयर होल्डर्स में, तो वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, जो होता था 15% प्लस सेस। तो जो उनके ऊपर लग के जो बाकी बचा हुआ पैसा था वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। मतलब कि हम अभी तक ऐसा बोलते थे कि डिविडेंड इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को अभी तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता था उसको कंपनीज पे करती थी। लेकिन अभी जो बजट में अनाउंसमेंट की गई उसके बाद बोला गया कि जो कंपनीज हैं जब उनको डिविडेंड पे करना है तो उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो अब बिल्कुल टैक्स हट गया जब कंपनीज को पे करना है। तो अगर मैं अब डिविडेंड की बात करूं तो जो इन्वेस्टर को जितना भी डिविडेंड मिलेगा उसको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है 0 to 5 लाख तक के जिनका इनकम है उनको, क्योंकि पहले उनको इनडायरेक्टली थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ता था। अभी जिसकी इनकम 0 to 5 लाख है तो अब वहां पे कंपनीज भी टैक्स पे नहीं करेंगी। और अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं जो 0 to 5 लाख की ब्रैकेट में आता है उसको भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बाकी इन्वेस्टर्स की बात करूं जो 30% की इनकम स्लैब में आते हैं, पहले उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी। अभी जब इन्वेस्टर को वो पैसा मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी म्यूचुअल फंड के केस में कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में भी ये उसी तरीके से काम करेगा कि जो इनकम स्लैब में आप आते हो उतना ही आपको इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड पे करना पड़ेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं आईडीबीआई बैंक के बारे में। गवर्नमेंट ने बोला कि आने वाले टाइम में वो आईडीबीआई बैंक का स्टेक सेल करेगी, जिसके चलते आईडीबीआई बैंक उसी दिन में एक दिन में 13% के आसपास ऊपर चला गया। जो अभी तक 34 के लेवल पे ट्रेड करता था एकदम से 38 तक चला गया। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो आज वापस से वो बैंक नीचे आ गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या मुझे आईडीबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए थोड़ा बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर मैं आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आईडीबीआई बैंक एक लॉस मेकिंग बैंक है। अगर मैं इसके सितंबर 2019 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इस बैंक ने 3,449 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया था। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप जब रिजल्ट को देखते हैं तो आपको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेना चाहिए। तो अगर मैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर की बात करूं तो तब भी आईडीबीआई बैंक ने लॉस ही बुक किया था। इसके अलावा अगर मैं इसकी कासा रेशो की बात करूं तो आईडीबीआई बैंक की कासा रेशो 30% से ऊपर है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बैंक के लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि ये बैंक आने वाले टाइम में अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहा है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, क्योंकि सिर्फ फेक न्यूज़ के बेस पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कभी भी समझदारी नहीं होती। तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स देख के फिर ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको बाइंग करनी है नहीं करनी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट का, जो था एलआईसी का आईपीओ। जैसे कि आपको पता है कि इंश्योरेंस अभी भी इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है अगर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एलआईसी का आईपीओ लेके आती है। लेकिन इसका तो सिर्फ अभी अनाउंसमेंट किया गया है, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि एलआईसी का कितना बड़ा आईपीओ आएगा और गवर्नमेंट उसको कैसे डाइल्यूट करेगी। और उसके बाद एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको एलआईसी के बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए। और हो सकेगा जब भी इसका आईपीओ आएगा हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाने का। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि यह भी जस्ट एक अनाउंसमेंट है, जब तक इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं आता इसके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो हमने आज बात किया, हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात किया जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको और हमारे को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको बजट के ऊपर ओवरव्यू दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी। लेकिन अगर आपने अभी तक बजट का ओवरव्यू नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो के लिंक पे जाके उस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि टैक्स के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और उनको समझ में नहीं आता कि वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो बहुत ही डिटेल में लेके आए जिसमें हमने आपको 3 चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। सबसे पहला टैक्स के बारे में, जिसमें हमने कंपेयर किया ओल्ड टैक्स रिजीम को न्यू टैक्स रिजीम में और आपको एक आइडिया देने का ट्राई किया कि एज अ टैक्स पेयर आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। इसके अलावा हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बात किया और उसके इम्प्लीकेशन के बारे में बात किया कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अब आपको वो कैसे इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा हमने एलआईसी के आईपीओ और आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस बजट में आपको कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसके पीछे आपका रीज़न क्या है और आपके अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स रिजीम एज अ टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इसके अलावा भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है #AskGrow।
जिसके चलते आप किसी भी वीडियो के नीचे हैशटैग आस्क ग्रो यूज़ करके हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें और एक अलग से सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें हम कुछ चूज़ किए हुए क्वेश्चन के ऊपर वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से हैशटैग आस्क ग्रो लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।